अगला है हमारा पॉलिनोमियल के बाद आता है रैशनल फंक्शन। बट डेफिनेशन ही है इनमें, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। रैशनल फंक्शन क्या होता है, देखिए रैशनल फंक्शन है कि अ फंक्शन, पहले मैं डेफिनेशन लिखा देता हूँ। अ फंक्शन डिफाइंड बाय quotient of two polynomials is called a rational function. यानी रैशनल फंक्शन क्या हो गया कि एक ऐसा फंक्शन दो पॉलिनोमियल को अगर डिवाइड कर दिया गया, यानी px भी एक पॉलिनोमियल है। जैसे पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, ये इस तरह का, इसकी जो पावर है वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो अगर दो पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया जाए, लेकिन एक बात यहाँ पर लिखना हमेशा जरूरी होता है कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता। ये बात मैं आपको फर्स्ट डे से पढ़ा रहा हूँ कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मेरी बात समझते हैं ना बच्चा पार्टी आप लोग? यस सर। ठीक है। तो यानी दो पॉलिनोमियल को अगर वेयर, यहाँ पे लिख भी देते हैं, वेयर px एंड qx, where px and qx are polynomial in x, where px and, जैसे मैं एग्जांपल लूं आपके सामने, जैसे 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 7, ये एक पॉलिनोमियल का एग्जाम, ये एक रैशनल फंक्शन का एग्जांपल है। तो जो ऊपर भी एक पॉलिनोमियल आ रहा है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल आ रहा है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? लेकिन डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, 3x माइनस 7 जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, डिनोमिनेटर जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, हम लोग ये बात क्यों कहते हैं बार बार बच्चे? सर वरना नॉट डिफाइंड आ जाएगा। नॉट डिफाइंड आ जाएगा। क्योंकि अगर नीचे वाला जीरो हो जाता है, जब भी नीचे जीरो हो जाता है तो आंसर आपका इंफिनिटी हो जाता है। इसलिए हम एक बात बार बार कहते हैं कि डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो आपका जीरो। नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होता है बच्चे, आपका रैशनल फंक्शन होता है। ठीक है, तो जैसे और भी अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लूं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये भी क्या हो गया आपका एक रैशनल फंक्शन हो गया। ठीक है, नोट करिए। देखिए यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 3x माइनस 7 जीरो नहीं हो सकता, x 7/3 नहीं हो सकता, और x 7/3 नहीं हो सकता, यानी 7/3 के अलावा आप सब कुछ ले सकते हो। यानी आप इसका डोमेन, अगर मुझे कोई बोलता है तो इसका डोमेन क्या होगा, r माइनस, रियल नंबर माइनस 7। r फॉर रियल नंबर। केवल 7/3 पे प्रॉब्लम है, 7/3 पे नीचे वाला जीरो हो रहा है। अब इसका अगर मैं निकालूं, पर ये हर पॉलिनोमियल के लिए वेरी करेगा ना? हाँ बिल्कुल, सबके लिए अलग अलग होगा। देखो अब जैसे ये है बेटा, ये क्वेश्चन है। अब इसको अगर मैं देखूं तो इसका देखो नीचे वाले के फैक्टर किए, x माइनस 1 x माइनस 4 आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं बेटा? यस सर आ रहे हैं। 1 और 4 नहीं हो सकती वैसे। 1 और 4 नहीं हो सकता एक्स। यहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, जो भी नए बच्चे हैं वो ध्यान दें। एक्स यहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, यानी x क्या क्या नहीं हो सकता आपका, 1 और 4 1 नहीं। और 4 नहीं हो सकता। 1 और r 4 माइनस 1 को 1 और 4 के अलावा आप कुछ भी ले सकते हो, यानी आपका क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 1 और 4। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? हाँ जी। यस सर। यस यस सर। सर। देखिए नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट जो हमारी कहानी आती है वो आता है, मैंने आपको बता दिया कि रैशनल फंक्शन क्या होता है और पॉलिनोमियल क्या होता है, रैशनल क्या होता है। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ इररेशनल फंक्शन। ये कहीं नहीं पूछा जाएगा आपसे स्कूल में, पर लेकिन एक टाइप होता है, आपको कम से कम ये तो पता हो भाई कि इररेशनल फंक्शन है ये आपका। ठीक है, अब देखिए जनरल नॉलेज के लिए इररेशनल फंक्शन क्या होता है, मैं पहले लिखा देता हूं। एन एल्जेब्रिक फंक्शन और रैशनल फंक्शन, कंटेनिंग, अब देखो है तो रैशनली, लेकिन क्या कंटेन करे,
containing one or more, या तो एक या एक से ज्यादा, containing one or more terms, containing one or more terms having non-integral, having non-integral rational powers of x is called irrational function. अब बच्चे बोलेंगे कि सर इसमें आपने क्या स्पेशल ऐसा बोला। जरा एक बात पे ध्यान दीजिए, यहाँ जो रैशनल फंक्शन पढ़ाया था, यहाँ पे जो भी पावर्स आ रही थी सारी नेचुरल नंबर आ रही थी, नहीं आ रही थी, बताइए आ रही थी? Yes, sir. अब मैंने बोला अगर पावर ऐसी आ जाए नॉन इंटीग्रल मतलब 3x की पावर 5/4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9, समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है? तो यहाँ पर पावर कैसी आ गई है? 5/4 नॉन इंटीग्रल पावर आ गई, तो ये क्या हो गया आपका? एक इर्रेशनल फंक्शन का एग्जांपल आ गया। ये हो गया एक इर्रेशनल फंक्शन। जैसे और भी आप ले सकते हैं अपने हिसाब से कुछ भी, x की पावर 1/2 माइनस 3x की पावर 5/2 प्लस 7 अपॉन x माइनस 2, ये भी क्या है आपका? इर्रेशनल फंक्शन का क्या आ गया? एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा नहीं इसको, बस आपको पता होना चाहिए क्या मीनिंग होता है। लॉग फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, फुल नेम होता है इसका लॉगरिथमिक फंक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब देखिए ये जो फंक्शन होता है इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि लॉग फंक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले ये बिल्कुल नई चीज है, नॉन मेडिकल वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो सिंपल कॉमर्स वाले हैं उनके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 11th तो आएगा ही आएगा, 12th में भी परेशान करता है। ठीक है, बच्चा सोचता है यार एक बार पढ़ाई क्यों पढ़ना, बेटा ये 12th के डेरिवेटिव में भी जरूरत पड़ेगी, पूरा 11th पूरा 12th जरूरत पड़नी है, तो इसको भूलना नहीं है हमें, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं वो याद करो, फिजिकल केमिस्ट्री आप लोग पढ़ोगे, जो केमिस्ट्री नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो फिजिकल केमिस्ट्री में बिना लॉग के बेटा आपकी नैया पार नहीं हो सकती। जब भी आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे बिना लॉग के आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे। चलिए मैं लॉग फंक्शन को देखता हूँ कि लॉग को लिखते कैसे हैं। देखिए ये लॉग एक्स, बेटा इसके नीचे एक और चीज लिखी रहती है थोड़ा सा, ये जो नीचे लिखा होता है ना, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बेस। ये जो होता है बेस, हर लॉग के पास अपना बेस होता है। ये जो ऊपर होता है इसका नाम होता है एक्सपोनेंट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका नाम क्या है? मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ कि इसको कहते भी क्या है, इसको बेस कहते हैं और इसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्सपोनेंट कहते हैं। अब देखो लॉग जिंदा कब होता है, कंडीशन सिखा रहा हूँ, लॉग जिंदा कब है? बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए। ये जो नीचे वाले के बारे में बता रहा हूँ कि बेस हमेशा पॉजिटिव हो, बेस 1 नहीं होना चाहिए। और ये जो ऊपर वाला है x, ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा होगा तो लॉग एग्जिस्ट करेगा। अब देखो कभी भी हम आपसे ये बोला जाए कि आप अर्थ पे ही क्यों जिंदा हो, कोई रीजन थोड़ी है, अर्थ पे बहुत सारे रीजन है हमारे जिंदा होने के। ठीक है, तो ये लॉग क्या है? यहीं पर जिंदा रहेगा जब बेस पॉजिटिव होगा, बेस 1 नहीं होगा और एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा। लॉग को कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को 12th में भी लॉग नहीं आता जिनको मैं पढ़ाता हूँ, वो बोलते हैं सर लॉग पढ़ाओ, मैं आपको ध्यान दें इसलिए कभी कभी लॉग को ऐसा भी लिखा था ln(x). अब बच्चा सोचता है नहीं ये लॉग नहीं है, ये कुछ अलग है। बेटा ये लॉग ही है, यहाँ पर इसका बेस a है, यहाँ पर इसको पढ़ते log x ही है। अगर कहीं पर n लिख दिया जाए ln(x), इसका मतलब है लॉग पढ़ते कैसे हैं? लॉग एट नेचुरल बेस। नेचुरल बेस क्या होता है? इसका e होता है। जब भी ln(x) लिखा हो तो उसका बेस ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है, उसका बेस e होगा। नई चीज है, इसके बारे में सब कुछ जानना जरूरी है। कहीं ln(x) लिखा हो तो उसका बेस e, कोई नहीं देगा आपको बेस तो e मान ली, e ही होगा उसका बेस। ठीक है, अब e जो होता है, बच्चे सोचते हैं ये ABCDE वाला e, नहीं बेटा, e का वैल्यू क्या होता है? 2.71। ठीक है, और ये एक इरेशनल नंबर होता है, चलता रहता है आगे, लेकिन बस इतना भी ध्यान रख लो 1 से बड़ा होता है, बाकी इस वैल्यू का कहीं यूज नहीं आएगा, कहीं यूज नहीं पड़ेगा।
केमिस्ट्री में आपको जरूरत पड़ सकती है, मैं नो डाउट बोल रहा हूँ, पर मैथ्स में आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ln x इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोग आपको बोलेंगे कि लॉग टेबल देखना सीखिए, मेरी बात समझिए। कई लोग आपको बोलेंगे केमिस्ट्री वाले सर की लॉग टेबल देखना सीखिए, ठीक है। पर आपको लॉग टेबल अगर देखना नहीं भी आता हो तो भी मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं। मैथ्स में आपको कभी एक लॉग टेबल भी होती है बच्चे, वो आपको सीखने की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं मैथ्स में भी मना करता हूँ, केमिस्ट्री में भी मना करता हूँ। मैं मना क्यों करता हूँ? क्योंकि आपको कभी भी पेपर में लॉग टेबल नहीं दी जाती है। आपको जैसे log 5 का वैल्यू यूज आना है, log 3 का वैल्यू यूज आना है, तो पेपर में बगल में प्रिंट करके वो आपको जो भी वैल्यू होगी वो दे देगा, ठीक है। तो इसीलिए लॉग टेबल जानने की कोई जरूरत आपको नहीं है, तो उस बारे में पैनिक मत करिएगा कि लॉग टेबल हमें देखनी नहीं आती है। मेरी बात यहाँ तक क्लियर है बच्चे पार्टी आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ना, हर लॉग के पास देखो, ऐसा नहीं है कि किसी लॉग के पास बेस नहीं होगा, हर लॉग के पास बेस होता है, एक्सपोनेंट होता है। कभी ln x लिखा जाए तो ऑटोमेटिकली उसका बेस e मान के चलिए। दूसरी बात, केमिस्ट्री में मैं बार बार कह रहा हूँ, केमिस्ट्री में आपका बेस 10 ज्यादा लेते हैं वो लोग। केमिस्ट्री में अगर वो बेस नहीं लिख रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैं सारी चीजें जानता हूँ, कौन क्या बताएगा। केमिस्ट्री में बेस 10 लिया जाता है, जो टेबल होती है वो लॉग बेस 10 पर होती है। केमिस्ट्री वाले 10 बेस का यूज ज्यादा करेंगे, करने दो उनको, लेकिन प्रॉपर्टी जो मैं पढ़ा रहा हूँ सबके लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। यस सर। यस Yes. सर। यस सर। देखिए अब लॉग की प्रॉपर्टीज, बेटा मैं आपको 10 या 11 प्रॉपर्टीज कराऊंगा। आप चाहे 12th बोर्ड 11th पढ़िए, चाहे 12th पढ़िए, चाहे जेई मेन पढ़िए, चाहे कुछ भी पढ़िए, सारी प्रॉपर्टी 12 की 12 प्रॉपर्टी आपके सब जगह काम आती है, ठीक है। बुक में 3 या 4 दी जाती है पर काम 12 आती है, तो मैं आपको सारी लिखवा रहा हूँ। और हो सकता है कोई बच्चा आईसीएससी बोर्ड से हो तो उसने लॉग 10th में पढ़ लिया हो, यस सर, मैंने पढ़ा। हाँ। पर जिसने नहीं पढ़ा है वो मैं शुरुआत से पढ़ाऊंगा। ए बेस है, देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, लॉग बेस ए। अगर एक्सपोनेंट में ऐसा आ जाए a इंटू बी, बात समझे, log a इंटू बी, तो जब भी एक्सपोनेंट किसी दो का मल्टीपल आता है तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, log a प्लस log b, ठीक है। अब बच्चा बोलेगा कि सर ये केवल दो के लिए वैलिड है, नहीं, अगर 4 हो तो भी वैलिड है, 5 है तो भी वैलिड है, 10 है तो भी वैलिड है। यानी आप इसको log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d। अब आप बोलेंगे इसका बेस क्या है, बेटा वही बेस होगा जो इसका बेस है। कोई भी प्रॉपर्टी जब ही लगती है जब उसका बेस क्या होता है, जैसे देखिए कहीं लिखा हुआ है log 3, यहाँ लिखा हुआ है 10। अब मान लीजिए अगर आपको जरूरत पड़ती है थोड़ा, तो 10 को अगर मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, अरे लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। 10 क्या होता है, 2 इंटू 5। तो बेटा प्रॉपर्टी लग गई log a इंटू बी, तो आप क्या लिख सकते हो, log 2 प्लस log 5। इनका बेस क्या होगा, समझ रहे हैं? सर यस सर। बोलिए सर बोलिए। लॉग इनमें से सर लॉग का जो बेस 3 कॉमन नहीं निकाल सकते हम? ना ना, अच्छा आप ये कह रहे हैं log 3 कौन, बेटा एक बात सुनो, ऐसा कभी नहीं होता कि ये चीज अलग हो जाएगी इससे, मेरी बात समझ रहे हो, ये एक ही है। ये आपका कहने का, देखो इनका कहने का मतलब है कि अगर मैं log बेस a कॉमन निकाल लूं तो a प्लस बी प्लस c, यही कह रहे हो ना बेटा? यस सर। यस सर। हाँ मैं समझ गया था आपकी बात। बेटा ये जैसे आपसे मैं ऐसा कहूं कि आपका हाथ एक पार्टी में चला जाए, आपका एक पाँव पार्टी में चला जाए, ऐसा हो सकता है? नो सर। अरे हो सकता है ऐसा? नो सर, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सारे कंबाइंड है। सारे कंबाइंड है। तो बेटा इसमें से कभी भी इनको अलग नहीं किया जा सकता कि आप सोचे कि इस लॉग को अलग, ये एक यूनिटी, एक ही है, एक ही बॉडी है ये पूरी, ठीक है, अलग अलग नहीं है कि आप लॉग को अलग कर लें या अलग कर लें। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। कि ये फर्स्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लाई में आता है तो हम प्लस में कर देते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर डिवाइड में आता है, यानी log a अपॉन b, तो हम क्या कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। बेस सेम ही रहेगा, बेस चेंज नहीं होता। जैसे कहीं लिखा हुआ है log
2 10/3, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, log, log 10 minus log 3। बिल्कुल log 10 माइनस log 3 और log 2, 2 बेस पे, ठीक है। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि जब भी बेस और ये सेम होता है इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। लॉग बेस और एक्सपोनेंट अगर दोनों सेम हो गए, अच्छा कई बार क्या होता है ना, केमिस्ट्री वाले आपको पढ़ाते हैं कि log 10 1 होता है, 1 होता है, याद करो, वो ये नहीं बोलते कि उसका बेस भी 10 होना कंपलसरी। log 10 1 जब होता है जब उसका बेस 10 होता है, क्योंकि दोनों सेम हो जाते हैं तो log की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जैसे कहीं पर कोई बोले कि log 3 बेटा 1 होता है, दोनों की वैल्यू सेम है। कोई बोलता है log 5 बेटा 1 होगा। अगर कोई बोलता है कि log ई क्या होगा बच्चे, 1 होगा, ठीक है। ई क्या होता है, अभी अभी बताया, याद है ना, ई को भूलना नहीं है, यस सर। ठीक है सर ना। अगर log to the base 5 और फिर 10 होगा फिर 2 हो जाएगा। नहीं बेटा 2, मैंने देखो देखो मेरी बात सुनो, आपको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चलना है, उसके लिए मैंने कुछ नहीं बताया, ठीक है। उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। जो प्रॉपर्टी बता रहे हैं उसी पर ध्यान दीजिए, क्लियर है। हाँ जी सर। अगला देखिए log 1, बेस कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू 0, कुछ भी होने का मतलब ऐसा नहीं माइनस में ले लो, इनको तो मानना ही पड़ेगा ना आपको कंडीशंस को, तभी log जिंदा है। तो जो log 1 क्या होता है, 0 होता है, बेस पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कोई बोलता है कि log 3 1, टेंशन लो मत लो, बिना टेंशन के 0 करो, log 5 1 क्या होता है आपका, 0 होता है। समझ गए मेरी बात। आपका है जो log, अगर हम लोग बात करें log, अगली प्रॉपर्टी है, समझिए, मुझे बताओ इसमें बेस क्या है, जल्दी बोलिए, बेस क्या है, स्मॉल ए। सर ए एक्सपोनेंट क्या है, कैपिटल ए कैपिटल ए। अगर एक्सपोनेंट की कोई पावर हो, अगर एक्सपोनेंट की कोई पावर हो तो जो एक्सपोनेंट की पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, p log a, अगर एक्सपोनेंट की कोई पावर हो तो वो आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। यानी कि जैसे हमसे अगर बोला जाए कि log, अगर ऐसे बोला जाए log 2, जरा समझिएगा, log 2 16 को क्या हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई गलत थोड़ी है, बेसिक मैथमेटिक्स है, 2 की पावर 4 16 होता है। तो ये जो, सिंपलेस्ट में करना सर, हाँ जी सिंपलेस्ट में करना, 4 की पावर 2 भी तो लिख सकते थे। बेटा, मैं थोड़ा ये सोच के कर रहा हूँ कि हाँ, मतलब टू, बिल्कुल आप गलत, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं 2 की पावर 4 क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको एक सेकंड में बताता हूँ। देखिए ये 4 क्या आगे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। यस सर। यस सर। 4 into 1। अब मुझे बताओ कि ये, अब ये कोई प्रॉपर्टी और भी लग गई क्या यहाँ यस सर, ये यस सर। थर्ड वाली यस प्रॉपर्टी। सर। पर, थर्ड वाली लग गई, बेस और एक्सपोनेंट सेम हो गया तो वैल्यू क्या हो गई, 1। तो 4 into 1 आंसर क्या हो गया आपका, 4 हो गया, नहीं हो गया, आप समझे बेटा मैंने ये क्यों किया था। यस सर। यस सर। अगला देखिए सिक्स्थ प्रॉपर्टी, अच्छा ये एक्सपो, अब यहाँ पर देखिए अगला, देखिए जादू, यहाँ पर बेस क्या है बोलो, बेस क्या है बोलो, बेस ए एक्सपोनेंट ए। अब अगर बेस की पावर आ जाए तो मैंने ये देखा ऊपर वाले की पावर मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाले की पावर क्या हो जाती है बेटा, डिवाइड हो जाती है, डिवाइड। ठीक है। नीचे वाले की पावर क्या हो जाती है, डिवाइड। क्लियर है मेरी बात। यस सर। यस सर। देखिए लॉग मान लीजिए 16 2 हो जाता, अगर अब की बार क्या होता, देखिए log 16 क्या है आपका, 1/4 आ गया। 2 की पावर 4। 2 की पावर 4। बेटा जो बेस की पावर आती है, जो बेस की पावर आती है वो डिवाइड हो जाएगी, 1/4 into 1। चलिए, तो 1/4 log 2 to 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, 1/4। 1/4। समझ गए मेरी बात, नहीं समझे। समझ गए सर। यस सर। देखिए सेवंथ प्रॉपर्टी की तरफ मैं चलता हूं, कि अगर दोनों के ऊपर साथ में पावर आ जाए, अभी तो क्या था, अलग अलग पावर थी भाई, अगर ऊपर अभी तो क्या था, अलग अलग पावर थी ना आपकी,
कि ऊपर वाली पावर मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली पावर डिवाइड होगी। अगर दोनों के ऊपर साथ में पावर आ जाए, कोई डरने वाली बात नहीं, दोनों पावर मल्टीप्लाई अपना डिवाइड अपना दोनों हो काम, जाएंगे। दोनों पावर अपना अपना काम करेगी। ऊपर वाली पावर मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली पावर क्या होगी, डिवाइड होगी। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो P अपॉन क्यू लॉग ए ऐसा आपका बन जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया लॉग 27 और ये 81। तो 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। 87 क्या होता है, 81 क्या होता 3 है। की पावर 4। चलिए, तो ऊपर वाली पावर 4 तो मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली पावर 3 डिवाइड हो जाएगी। क्या बन गया, log 3 बन गया बच्चे। जब बेस और एक्सपोनेंट सेम होता है, जब बेस और दोनों की वैल्यू 1 हो जाती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4/3 इसका आंसर। समझ गए बात को? Yes, sir. यस सर। अगली प्रॉपर्टी देखिए, 8 प्रॉपर्टी। मुझे बताइए यहाँ पर बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है, मैं भूल रहा हूँ, आप बताएं जरा, मुझे याद दिला दिए। बेस ए और सर एक्सपोनेंट बी है। अगर इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो बेस और एक्सपोनेंट भी इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि बेस की जगह ए है तो वो नीचे एक्सपोनेंट की जगह आ गया और वो नीचे आ गया। यानी कि कहीं अगर लिखा हुआ है log 2 5, अगर इसको आपने रेसिप्रोकल करके लिखना है तो 5 2 लिख दीजिए। यानी कहीं लिखा हुआ है, अगर डिनोमिनेटर में कहीं लिखा हुआ है log E3, अगर आप इसको न्यूमरेटर की जगह लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बोलिए। log e to the base 3। log E base 3, इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। बोलिए जी, नोट करिए।